सभी का इन्फो रेडियोटेक यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। रैपिड फायर सीरीज की जो कोई पार्ट 3 होने वाला है, तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, रैपिड फायर तरीके से हम क्या करेंगे, 60 एमसीक्यू को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो कि कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी रेडियोग्राफी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एम्स हो गया, चाहे पीजीआई हो गया, चाहे एजीपीजीआई हो गया, केजीएमई हो गया, आरएमएल हो गया, आरआरबी हो गया, कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो सारी के लिए क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे पहले की 2 सीरीजें नहीं देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं चैनल पे, तो वो सारी चीज़ें जाके देखिए। ठीक है, साथ में अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज अब तक परचेज नहीं की है या फ्री जो टेस्ट चल रहे हैं उनको अगर आप नहीं दे रहे हैं, अगर उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, ये आपका टेस्ट सीरीज जो चल रही है, फ्री चल रही है, जो कि सबके लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाके आप एनरोल करके अपने टेस्ट को परफॉर्म करिए और अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें उसका क्या है, डिटेल्स दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आप करके देख के जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही आरआरबी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, और साथ में इनका क्रैश कोर्स भी है। अगर क्रैश कोर्स आप लेना चाहते हैं तो जो कि 799 का है, अगर उस पर आप क्या करेंगे, हमारे चैनल का कूपन कोड की यूज करेंगे, जो कि क्या हमारे चैनल का कूपन कोड है इन्फो रेडियो टेक। ठीक है, ये वाला कोड यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं ऊपर ऊपर स्क्रॉल भी होगा, ठीक है, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। इन्फो रेडियो टेक कूपन कोड यूज करेंगे तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपनी सीरीज में। तो हमारा आज का टॉपिक जो कवर होने वाला है, कौन कौन सा कवर होने वाला है टॉपिक में हमारी क्या हो जाएगी, रेडिएशन फिजिक्स हो जाएगी, रेडियोलॉजी प्रोसीजर हो जाएगा, चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड होगा। इतने सारे टॉपिक आज कवर किए गए। ठीक है, इस टॉपिक में तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेडिएशन फिजिक्स से, जो कि 1 to 15 क्वेश्चन है, तो उनको पहले हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक है। तो जब एक्सरे कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे करता है, स्ट्राइक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक के क्या एनोड पे स्ट्राइक करेगा, क्या कैथोड पे करेगा, क्या ग्रिड पे करेगा, क्या फिलामेंट पे करेगा, तो कहाँ पे करेगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए या बी या सी क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एनोड होगा। कैथोड से तो हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रिड क्या होती है, पेशेंट और रिसेप्टर के बीच में प्लेस होती है, जो कि स्कैटर को रिमूव करती है, ना कि प्रोड्यूस करती है एक्सरे को। आगे क्या है, फिलामेंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। फिलामेंट जो होता है एक्सरे ट्यूब का, वो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, मोलिब्डेनम का बना होता है, या फिर टंगस्टन का बना होता है, या फिर सिल्वर का बना होता है। तो क्या वो किस चीज़ का बना होता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी क्या होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट जो होगा एक्सरे ट्यूब का, वो कैथोड साइड पे प्लेस होगा, जो कि किसका बना होगा, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताएंगे कितना होता है, आपने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब इंक्रीजेज विथ। एफिशिएंसी जो होगी एक्सरे ट्यूब की कब बढ़ेगी, किसके साथ बढ़ेगी, क्या डिक्रीज करेंगे केवीपी तब बढ़ेगी, इंक्रीज करेंगे केवीपी तब बढ़ेगी, या डिक्रीज करेंगे एमएस तब बढ़ेगा, एमए जब डिक्रीज करेंगे तब बढ़ेगा, या इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस को तब बढ़ेगी। तो केवीपी एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब क्या होती है, एफिशिएंसी यानी कि क्या होता है कि अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तब भी क्या होगी, एफिशिएंसी जो होगी एक्सरे की ट्यूब की, वो क्या होगी, घटेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, इंटेंसिटी हो रही है, घट रही है हमारी, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो एक्सरे की जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर क्या है कि हमारा डिक्रीज करेंगे केवीपी तब भी क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। इंक्रीज केवीपी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी ये चीज करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन केवीपी को जब इंक्रीज करेंगे तो हमारी ट्यूब की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ब्रह्मस्टरलंग रेडिएशन जो होती है इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ब्रह्मस्टरलंग रेडिएशन जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इंटरेक्शन होता है, क्या फिर
फोटॉन स्कैटरिंग होती है या फिर इलेक्ट्रॉन फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कब प्रोड्यूस होती है? फोटॉन स्कैटरिंग, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन। ठीक है, तो ब्रह्मस्टर लंग रेडिएशन कब प्रोड्यूस होगी? जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इसका जब इंटरेक्शन होगा किससे? न्यूक्लियस से होगा, देन प्रोड्यूस होगी हमारी ब्रह्मस्टर लंग रेडिएशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? द क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेटेबिलिटी की। ठीक है, एक्सरे की पेनिट्रेटेबिलिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी। या एक्सरे की जो एनर्जी हो गई उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सरे कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करती है? क्या एमए पे डिपेंड करती है, क्या टाइम पे डिपेंड करती है, क्या केवीपी पे डिपेंड करती है, क्या फिल्ट्रेशन पे करती है? तो किस पे करती है जल्दी बताएंगे। एमए पे क्या करता है? क्वांटिटी करती है। ठीक है, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? हमारे एक्सरे बीम में। ठीक है, आगे क्या है? टाइम नहीं करेगा जी, क्या करेगा? केवीपी करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? हाफ वैल्यू लेयर क्या मेजर करती है? क्या वो क्वांटिटी को मेजर करेगी, क्वालिटी को मेजर करेगी, एक्सपोजर टाइम को मेजर करेगी, या फिर वेवलेंथ को मेजर करेगी? तो हाफ वैल्यू लेयर किसको मेजर करती है जल्दी बताएंगे? क्वालिटी को मेजर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला चलते हैं, फोकल स्पॉट साइज किसको अफेक्ट करता है? फोकल स्पॉट साइज क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहा है? फोकल स्पॉट साइज अफेक्ट क्या करेगा? वो कंट्रास्ट को करेगा, मैग्निफिकेशन को करेगा, शार्पनेस को करेगा, डेंसिटी को करेगा? जल्दी बताएंगे किसको करता है? फोकल स्पॉट साइज किसको करेगा अफेक्ट? जल्दी बताएंगे, ए या बी या सी या डी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शार्पनेस को। ठीक है, तो जितना छोटा हमारा फाइन क्या होगा? स्पॉट, फोकल स्पॉट होगा, उतनी हमारी क्या मिलेगी? फाइन डिटेल्स को वो क्या कर पाएगा? इमेज कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? क्या इंक्रीज फील्ड साइज को इंक्रीज करने के लिए, या इंक्रीज हीट कैपेसिटी को करने के लिए, या इंप्रूव रिजोल्यूशन करने के लिए, या फिर डिक्रीज एक्सपोजर करने के लिए? ठीक है, क्या घटाने के लिए एक्सपोजर को, या इंप्रूव करने के लिए रिजोल्यूशन को, इंक्रीज करने के लिए हीट कैपेसिटी को, इंक्रीज फील्ड साइज को? तो लाइन फोकस प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है इंक्रीज हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फोकल स्पॉट साइज होता है, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आके इंटरेक्ट करता है एनोड से, टारगेट से, तो वो क्या मिलती है? हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे इफेक्टिव फोकल स्पॉट हो गया और एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है। एक्चुअल फोकल स्पॉट जो होता है वो क्या होता है कि हमें बड़ा मिलता है, और जहाँ पे एक्चुअल में यानी इंटरेक्शन हो रहा होता है, और जहाँ से एक्सरे हमारी निकल रही होती है वो पॉइंट सोर्स जैसा फील होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, इसलिए यूज होता है हमारा क्या? लाइन फोकस प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, इंक्रीज हीट कैपेसिटी के लिए नहीं, सी क्या होगा? इम्प्रूव रेजोल्यूशन के लिए। जब हमारा क्या हो रहा है? पॉइंट सोर्स से हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा हमारा रेजोल्यूशन, ना कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कब होती है? जब हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग एनोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? द हील इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन। तो हील इफेक्ट जो होता है कब प्रोनाउंस ज़्यादा होता है? क्या लार्ज फील्ड जब यूज करेंगे तब यूज होगा, स्मॉल फील्ड यूज करेंगे तब होगा, शॉर्ट एसआईडी यूज करेंगे तब होगा, या नन? तो हील इफेक्ट क्या होता है पहले ये जानेंगे। हील इफेक्ट में क्या होता है कि इंटेंसिटी जो होती है कैथोड साइड ग्रेटर होती है, एनोड साइड क्या होती है? लोअर होती है। तो उसमें क्या होगा कि लार्ज फील्ड यूज कर रहे होंगे तब बढ़ेगा हील इफेक्ट, या फिर मतलब ज़्यादा प्रोनाउंस का मतलब होता है कि ज़्यादा होने के चांसेस कब होंगे? ठीक है, तो कब होंगे? स्मॉल फील्ड में, शॉर्ट एसआईडी में, या नन में? तो क्या किस में होंगे? हील इफेक्ट जब बढ़ेगा जब क्या होगा? लार्ज फील्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 9th का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेट्स इंटेंसिटी विथ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ किससे के? इंटेंसिटी, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है वो एक्सरे की इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है कि किससे किसके साथ रिलेट करता है? क्या वो डिस्टेंस के साथ करता है, क्या एमए के साथ करता है, क्या वो फिल्ट्रेशन के साथ करता है, या फिर एक्सपोजर टाइम के साथ करता है? तो किसके साथ करता है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? किसके साथ करेगा? वो करेगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर यहाँ पे मेंशन है, और क्या होता है? ये इंटेंसिटी जो होती है एक्सरे की वो क्या होती है? 1/d² होती है। ठीक है, ये इसका रिलेशन है, यानी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं 1 to 2 मीटर कर रहे हैं, तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? 4 टाइम्स रिड्यूस होगी। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब यही होता है। इन्वर्स का मतलब होता है कि जो चेंजेस होंगे वो अपोजिट में होंगे।
ठीक है। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव में बढ़ रही है 2 मीटर, 1 मीटर से 2 मीटर, तो क्या होगा हमारा रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो घट के क्या हो जाएगी, 4th हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, केबीपी कंट्रोल्स। केबीपी किसको कंट्रोल करता है, क्या बीम की क्वालिटी को करता है, क्वांटिटी को, सॉरी, बीम की क्वालिटी को करता है, या बोथ को करता है, या नन को करता है। तो यहाँ पे प्राइमरली की बात नहीं की गई, यहाँ पे कंट्रोल्स की बात की गई है। तो याद ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, क्या बीम की क्वांटिटी को करेगा, बीम की क्वालिटी को करेगा, बोथ को करेगा, नन को करेगा। तो इसको करेगा, बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दोनों को करता है। अगर प्राइमरली की यहाँ पे बात की जाती तो वो किसको करता है, बीम की क्वालिटी को करता है। ठीक है, ऑप्शन बी होता है करेक्ट। बट ऑप्शन क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन जो हो आते हुए क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं अगर हम क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन। अगर फिल्ट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रास्ट, या रिड्यूस करेगा लो एनर्जी फोटॉन्स को रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे डोज को, मतलब पेशेंट की डोज बढ़ जाएगी, या इंक्रीज होगा एक्सपोजर टाइम। फिल्ट्रेशन हम किस लिए यूज करते हैं, फिल्टर क्या करता है, चाय की छन्नी से हम छानते हैं चाय को ना, तो चाय से हम क्या करते हैं, अच्छे चीज़ों को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, मतलब फिल्टर आउट करके उसको बाहर निकालते हैं, जो खराब चीज़ें होती हैं और जो हमें फिल्टर के फॉर्म में मिलती हैं वो अच्छी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कंट्रास्ट को, क्या ये तो सही है, इंक्रीज होगा कंट्रास्ट क्या, फिल्ट्रेशन से, या रिड्यूस होगा लो एनर्जी फोटॉन्स को, यानी लो एनर्जी जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारे इमेज बनाने में हेल्प करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो हम इन्हें क्या करेंगे, जो नहीं कर रहा है हेल्प, जाके हमारे इमेज को डिग्रेड कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसी को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिल्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, लो एनर्जी फोटॉन्स को बाहर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 12 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है। रैपिड फायर सीरीज में क्या होता है कि हमें क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर क्या करने होते हैं, क्वेश्चन को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फोकसिंग कप इज ए पार्ट ऑफ। फोकसिंग कप होता है जो, वो किसका पार्ट होता है, क्या वो एनोड का पार्ट होता है, क्या वो कैथोड का पार्ट होता है, क्या वो टारगेट का पार्ट होता है, क्या वो फिलामेंट का होता है। तो किसका होता है, फोकसिंग कप, जैसे कि नाम से पता चल रहा है फोकसिंग यानी फोकस कर रहा होगा। कप का मतलब कप की शेप का होगा। ठीक है, तो कप की शेप का होगा तो किस पे फोकस कर रहा होगा, क्या वो एनोड का पार्ट है, क्या वो कैथोड का पार्ट है, वो टारगेट का है, वो फिलामेंट का है, क्या एक्सरे को कर रहा होगा फोकस कहाँ पे, हमारे इमेज के लिए, तो क्या हो जाएगा, एनोड का पार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को कर रहा होगा तो कैथोड का हो जाएगा। तो हमें ये समझने के लिए क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि फोकसिंग कब कहाँ पे किसको फोकस करवा रहा है। तो ये किसको करवाता है, इलेक्ट्रॉन को करवाता है, किस पे करवाता है, एनोड पे करवाता है। ठीक है, तो ये किस साइड होगा, कैथोड साइड होगा, यानी जिस पे करवाएगा उसके अपोजिट साइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। एनोड पे फोकस करवाता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे, फोकल स्पॉट साइज पे इंटरेक्ट करे, इसके लिए क्या करता है, फोकसिंग कप हमें फोकस करवाता है। ठीक है, इस साइड पे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कैरेस्टेटिक एक्सरे डिपेंड्स ऑन। जो कैरेस्टेटिक एक्सरे होती है, अब तक तो हमने किसकी बात कर ली, ब्रेमस्टर्लिंग की बात कर ली, अब कैरेस्टेटिक की बात कर रहे हैं। कैरेस्टेटिक एक्सरे जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, क्या वो टारगेट मटेरियल पे करती है, क्या वो केबीपी करती है, क्या वो एमएस पे करती है, क्या वो फिल्ट्रेशन पे करती है। तो कैरेस्टेटिक का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो क्या करेगी, इनर सेल पे यानी के सेल पे क्या करेगा, उसका इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, वहां से क्या होगा, ये इंटरेक्ट करेगा हमारे इनर सेल यानी के सेल में। ठीक है, उसके बाद वहाँ से क्या करेगा, वहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी देगा, वो एनर्जी लेके कहाँ हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ से जो बाहर से जो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा इनर सेल में फिल करने के लिए वैकेंसी को, उसकी एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा उसकी वजह से जो हमारे एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसी को हम कहते हैं कैरेस्टेटिक एक्सरे। ठीक है, तो कैरेस्टेटिक एक्सरे का इंट्रैक्शन इस तरीके का होता है। मैंने यहाँ पे अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, लेकिन ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया आपको कि जिससे आप क्या कर सकें, समझ सकें। तो कैरेस्टेटिक एक्सरे इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही थी, वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, वो टारगेट मटेरियल पे करेगा, केवीपी करेगा, एमएस पे करेगा, फिल्ट्रेशन पे करेगा। तो जाहिर सी बात है किस पे करेगा, टारगेट मटेरियल पे करना चाहिए ना। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा, क्या हो जाएगा, टारगेट मटेरियल हो जाएगा हमारा आंसर एक। अब टारगेट मटेरियल पे क्यों करता है, ये आपके मन में आ रहा होगा, तो टारगेट मटेरियल पे क्यों करेगा, क्योंकि टारगेट मटेरियल क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर, टारगेट मटेरियल हमारा डिसाइड क्या होता है, कैसे करते हैं कि हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए। हाई एटॉमिक नंबर का होगा तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, के सेल की बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हाई एटॉमिक नंबर की क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि रेडिएशन फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नॉर्मल ट्यूब वोल्टेज फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरे। तो जो ट्यूब वोल्टेज होता है केवीपी होता है, केवी पी होता है जो, वो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब का वो कितना होना चाहिए, क्या वो 10 to 20 केवीपी होना चाहिए, 30 to 150 केवीपी होता है। रेंज पूछा है, ठीक है, नॉर्मल ट्यूब वोल्टेज क्या होती है, रेंज की फॉर्म में दिया है, तो क्या 150 to 300 केवीपी होता है, या फिर कितना होता है 1 to 5 में मेगा वोल्ट होता है, तो कितना होता है जल्दी बताएंगे आप, क्या होता है, वो हो जाएगा 30 to 150 केवीपी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे चलते हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स का। अब प्रोसीजर्स में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन प्रोसीजर का है कि बैरियम मील, जो बैरियम मील है इज यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ, तो बैरियम मील किसके एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है, क्या वो स्टमक का एग्जामिनेशन हम करते हैं बैरियम मील में, या कोलन का करते हैं, इसोफेगस का करते हैं, रेक्टम का करते हैं। तो कोलन के लिए क्या करेंगे हम, कोलन रेक्टम सीकम जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमा करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी प्रोसीजर होता है, मतलब जीआईटी की स्टडी होती है, उसको हम किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं, बैरियम एनिमा के द्वारा परफॉर्म करते हैं। और इसोफेगस का बैरियम सॉलो के थ्रू करते हैं। और रेक्टम भी हमारा क्या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये भी क्या आएगा, बैरियम एनिमा में आएगा। हमारा एक ऑप्शन बच गया कौन सा, स्टमक, तो स्टमक की स्टडी हम क्या करेंगे, बैरियम मील में करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी स्टडी। रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी स्टडी किससे रिलेटेड है, यूरेथ्रा से रिलेटेड है, ब्लैडर से रिलेटेड है, पेल्विसिकल सिस्टम से रिलेटेड है, यूरेटर ओनली से रिलेटेड है। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि हम अपोजिट साइड में, यानी जिस तरफ फ्लो है उसके अपोजिट में हम कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड। यानी हमें क्या करना है कि कंट्रास्ट को फॉलो करना है यूरिन के अपोजिट। यूरोग्राफी है, तो यूरोग्राफी है तो किससे रिलेटेड होगी, हमारी यूरिनरी सिस्टम से होगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी में हम यूरेथ्रा की स्टडी करेंगे, या ब्लैडर की करेंगे, या पेल्विसिकल सिस्टम की करेंगे, या यूरेटर ओनली की करेंगे। तो हम किसकी करेंगे, जल्दी बताएंगे। आरजीयू की बात हो रही है वैसे, अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे, तो आरजीयू हम किसको करते हैं, पेल्विकैलिसिकल सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी एच करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एचएसजी का मतलब क्या होता है, हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी इज परफॉर्म टू एसेस। तो एचएसजी किसको परफॉर्म करते हैं, किसको एसेस करने के लिए, क्या यूट्राइन कैविटी के लिए, ओवरी के लिए, सर्विक्स के लिए, या पेल्विस के लिए, तो किसके लिए करते हैं, क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, यूट्राइन कैविटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, बैरियम एनिमा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो बैरियम एनिमा जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को क्या करता है, हम इसमें स्टडी करते हैं और या डायग्नोसिस करते हैं उसकी। तो इसमें क्या होगा, क्या कॉन्स्टिपेशन में हम नहीं करेंगे, क्या मेगाकोलन में नहीं करेंगे, परफोरेशन में नहीं करेंगे, रेक्टल ब्लीडिंग में नहीं करेंगे, तो किसमें नहीं करेंगे, हम करेंगे बैरियम एनिमा किसमें अवॉइड, वो होगा केस परफोरेशन का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। वैसे जीआईटी की जितनी भी स्टडी आती है अगर कंट्रा इंडिकेशन में आ रही है तो उसमें हम परफोरेशन में हम नहीं करते हैं, मैं मोस्टली केसेस में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 नंबर पे क्या कह रहा है, कोलेसिस्टोग्राफी स्टडी द। तो कोलेसिस्टोग्राफी जो होती है वो किसकी स्टडी होती है, क्या वो लीवर की होती है, क्या पैंक्रियाज की होती है, क्या गाल ब्लैडर की होती है, क्या डुओडेनम की होती है। तो सिस्टो का वर्ड का मतलब, कोले का वर्ड, ये दोनों का अगर आप मतलब जानते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो कोलेसिस्टोग्राफी का मतलब जैसे कि हमें लग रहा है कि ये किसकी स्टडी हो सकती है, वो गॉल ब्लैडर की हो सकती है। तो किसकी होगी, वो गॉल ब्लैडर की, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्या कह रहा है, माइलोग्राफी इज यूज्ड टू विजुअलाइज। तो माइलोग्राफी जो होती है वो किसको विजुअलाइज करने के लिए हम करते हैं, क्या वो जॉइंट्स के विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, ब्रेन के लिए करते हैं, स्पाइनल कैनाल के लिए करते हैं, किडनी के लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं जल्दी बताएंगे। माइलोग्राफी इज यूज्ड टू विजुअलाइज, तो माइलोग्राफी किसको विजुअलाइज करती है, जॉइंट्स, ब्रेन, स्पाइनल कैनाल, किडनी, तो किसको करेगी, ऑप्शन सी, स्पाइनल कैनाल को ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइलोग्राफी करते हैं। माइलोग्राफी क्या है, कंट्रास्ट स्टडी है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा गया है, स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर में रखा गया है। आगे चलते हैं, जॉइंट्स की करेंगे उसको आर्थोग्राफी करते हैं, ब्रेन के लिए करते हैं एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, और किडनी के लिए करेंगे तो वो आईबीपी हो गया,
और MCU हो गया, RGU हो गया, जो यूरिनरी सिस्टम के लिए होता है। किडनी के लिए हमारा क्या होता है, IVP होता है, IVU होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, पायलोग्राफी। पायलोग्राफी इन्वॉल्व्स विजुअलाइजेशन ऑफ। पायलोग्राफी किसके विजुअलाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है? क्या यूरोटर का पायलोग्राफी में विजुअलाइजेशन होता है, ब्लैडर का होता है, पेंक्रियाज का होता है, कोलन का होता है? तो पायलोग्राफी क्या है, जिससे ये रिलेटेड लग रहा है हमें कि यूरोग्राफी से या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमारा इसमें तो कोलन तो हट ही गया। कोलन कहाँ है? कोलन तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, GIT का पार्ट है। पैंक्रियाज भी हट गया क्योंकि ये ग्लैंड है। आगे हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ब्लैडर और यूरेटर। तो हम पायलोग्राफी किसके लिए करते हैं, जल्दी बताएंगे। वो करते हैं हम किसके लिए, पायलोग्राफी किसके लिए करते हैं, यूरेटर एंड पेल्विस के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरेटर्स के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, सियालोग्राफी इज परफॉर्म्ड फॉर। सियालोग्राफी किसके लिए परफॉर्म होती है? ये पहले भी हमने पहले के भी सीरीज में क्या हो गया कि ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या वो सियालोग्राफी यहाँ पे क्या दिया है कि हमें एक स्पेसिफिक नाम भी दे दिया है। क्या होगा, ऑप्शन चेंज कर दिया। क्वेश्चन तो सेम वही है, बट हमारा क्या है, तरीका इसमें चेंज कर दिया। क्या वो पैराटाइड ग्लैंड होगा, क्या थायराइड ग्लैंड होगा, क्या पैराथायराइड होगा, क्या एड्रिनल होगा? तो अब अगर जो जानता होगा कि सियालोग्राफी में सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो तो ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा। तो अगर उसके बाद हमें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड या किसी ग्लैंड का नाम पता होगा, तभी हम कर पाएंगे इसका आंसर। तो सलाइवरी ग्लैंड के टाइप में क्या होता है, पैराटाइड हो गया, ठीक है, सबलिंगुअल हो गया, सब मैक्सिलरी हो गया, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पैराटाइड। उसमें से एक ही मिल रहा था, तो वो क्या होगा, हमारा पैराटाइड होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डायक्रोसिस्टोग्राफी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में डायक्रोसिस्टोग्राफी स्टडीज। तो डायक्रोसिस्टोग्राफी स्टडीज के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें किसकी स्टडी होती है? क्या टीयर डक्ट की होती है, ईयर कैनाल की होती है, पैरानजल साइनसेस की होती है, ऑर्बिट की होती है? तो किसकी होती है डायक्रोसिस्टोग्राफी जो होती है, वो किसकी होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, टीयर डक्ट की होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, बैरियम सोलो एग्जामिन। थोड़ा आज मैं एक्सप्लेनेशन करने में असमर्थ हूँ, उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह हूँ वहाँ पे रिकॉर्ड भी करना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैरियम सॉल्व जितना कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। बाकी आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें बेहतर मैं करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। इतना आज के लिए इतना ही, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो बैरियम सोलो एग्जामिन्स जो होता है, बैरियम सोलो जो होता है वो किसका एग्जामिनेशन करता है? अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, इससे कुछ पहले, थोड़ी देर पहले था, जिसमें क्या किया था उसको मैंने वहाँ, अगर आप उस समय अटेंटिव थे तो इस क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, आंसर आसानी से कर पाएंगे। क्या वो इसोफेगस होगा, क्या स्टमक होगा, क्या कोलन होगा, क्या रेक्टम होगा? क्या होगा, बैरियम सोलो जो स्टडी होती है वो इसोफेगस की स्टडी होती है। ठीक है, ये क्या है, कंट्रास्ट स्टडी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं दूसरा पार्ट हमारा, यानी तीसरा पार्ट आने वाला है, जो कि चेस्ट रेडियोग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, 26 से 35 तक क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, जो कि ओवरऑल 26 क्वेश्चन है, और इसका पहला चेस्ट रेडियोग्राफी का। तो स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे इज टेकन इन। तो जो स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे हम लेते हैं, अगर किसी भी पेशेंट का हम प्राइमरली ये बोला जाए कि उसका एक्सरे लेना है, चेस्ट एक्सरे लेना है, तो कौन सा भी प्रीफर करेंगे? क्या AP करेंगे, क्या PA करेंगे, क्या लेटरल करेंगे, क्या ओब्लिक करेंगे? तो जल्दी बताएंगे क्या करेंगे, ऑप्शन A, B, S, C या D क्या करेंगे? PA करेंगे। ठीक है, ऑप्शन B हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब PA क्यों करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि PA क्यों करते हैं, हमें क्या PA से क्या मिलेगा, तो PA क्या करता है, हमें एक्यूरेट देखता है, जो कि रिड्यूस करता है हार्ट की मैग्निफिकेशन को। हमें क्या करते हैं, फील्ड्स जो लंग्स फील्ड होते हैं वो अच्छे से दिखते हैं, लंग्स लोब हमें जो होते हैं अच्छे से दिखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, PA परफॉर्म करते हैं, जो कि किसको क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड चेस्ट व्यू माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्या कह रहा है, चेस्ट एक्सरे इज टेकन एट। चेस्ट एक्सरे कब लिया जाता है? क्या वो फुल एक्सपायरेशन की यहाँ पे रेस्पायरेशन कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, हमारी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए रेस्पायरेशन की? क्या फुल एक्सपायरेशन होना चाहिए, फुल इंस्पिरेशन होना चाहिए, मिड रेस्पायरेशन होना चाहिए, या फिर एक्सपायरेशन होल्ड करना है, मतलब एक्सपायरेशन करके होल्ड कर रखना है? तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ऑप्शन B हो जाएगा हमारा, क्या फुल इंस्पायरेशन कंडीशन में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या होता है, लंग्स फील्ड हमें क्या हो, क्लियरली विजिबल हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सांस को पूरा कहते हैं पेशेंट को लेने के लिए, पेशेंट सांस ले लेता पूरा, उसके बाद उसको हम कहते हैं कि होल्ड रखो। ठीक है, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फुल इंस्पायरेशन कंडीशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, SID की फुल फॉर्म जो होती है, SID की फुल फॉर्म जो होती है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होती है, यानी ये हमारा एक्सरे सोर्स हो गया, यहाँ से जो क्या हो गया, डिस्टेंस किसकी, सोर्स टू इमेज, यहाँ पे इमेज यानी रिसेप्टर जो है उसकी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, SID कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस, उसको हमने क्या कहा, SID का। अब ये चेस्ट एक्सरे के लिए जो होती है विजुअली कितनी होती है, तो हमारी नॉर्मल रेडियोग्राफी के लिए कितनी होती है ये भी जानना जरूरी है, हमारी चेस्ट के लिए कितनी होती है वो भी जानना जरूरी है, और SID का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सारी चीज़ों पे वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्या वो 40 इंच होती है, क्या 44 इंच होती है, 72 इंच होती है, और 60 इंच होती है। तो इसका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर्स में होना चाहिए। तो 1 इंच इक्वल टू क्या होता है, 2.37 ऐसा समथिंग कुछ करके होता है सेंटीमीटर। इसको आप इस कन्वर्जन को एक बार देख लीजिएगा कि 1 इंच इक्वल टू इतना होता है, तो उससे आप क्या कर पाएंगे, इसको कन्वर्ट करके क्या हो सकता है, अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर पता है तो उसको आप क्या कर पाएंगे, इंच में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, या आपको इंच में कन्वर्ट कर मतलब पता है तो आप क्या कर पाएंगे, सेंटीमीटर में भी बता पाएंगे। ठीक है, इससे आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, 72 इंच हो जाएगा, जो कि क्या, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 जो क्या होता है, 14 होता है ना, तो 140 यानी 160 के अराउंड क्या होती है सेंटीमीटर, या फिर 180 सेंटीमीटर हम मानते हैं। ठीक है, तो शायद ये 2.57 के समथिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कन्वर्जन होता है, उसको आप देखिएगा। बाकी 180 सेंटीमीटर होता है और 72 इंचेज होता है। ठीक है, SID जो होती है चेस्ट के लिए यूजुअली होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 29 में क्या कह रहा है, सेंटरिंग पॉइंट PA चेस्ट। तो PA चेस्ट के लिए सेंटरिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, T7 होती है, T5 होती है, T9 होती है, T2 होती है, क्या होती है जल्दी बताएंगे, A, B या C या D, क्या होगा, ऑप्शन A हो जाएगा हमारा। सेंटरिंग पॉइंट क्या होता है, थोरैसिक 7, यानी ये जो T है, T इंडिकेट कर रहा है थोरैसिक स्पाइन को। थोरैसिक स्पाइन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं डॉर्सल स्पाइन। ठीक है, तो ये जो होता है T7 पे, यानी जहाँ पे थोरैसिक स्पाइन का नंबर 7 आता है, उसी पे हमारी क्या होगी, चेस्ट एक्सरे की, PA चेस्ट एक्सरे की क्या होगी, सेंटरिंग होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, फॉर लेटरल चेस्ट विद CR इज डायरेक्टेड टू। तो जो लेटरल चेस्ट एक्सरे होता है हमारा, उसमें CR जो होती है वो डायरेक्टेड किधर होती है, CR का मतलब होता है सेंट्रल रे। CR का मतलब कंप्यूटर रेडियोग्राफी नहीं यहाँ पे मीन्स है, CR का मतलब है सेंट्रल रे। तो वो कहाँ पे डायरेक्टेड होती है, मिड स्टर्नम पे होती है, T7 पे होती है, T9 पे होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे होती है। तो कहाँ पे होती है जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेटरल चेस्ट एक्सरे में भी हम क्या करते हैं, T7 पे ही क्या करते हैं, सेंटर्ड करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं, लेफ्ट लेटरल चेस्ट इज प्रिफर्ड बिकॉज। तो लेफ्ट लेटरल चेस्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रिफर्ड किया जाता है, हार्ट किसके लिए किया जाता है, क्योंकि हार्ट इज ए नियर डिटेक्टर। और अगर ऐसा है हार्ट इज नियर डिटेक्टर, तो हर नियर करके हम कर फायदा हमें क्या होने वाला है, हार्ट को नियर डिटेक्टर के पास करके। लंग्स आर क्लियरर, क्या लंग्स लेफ्ट लेटरल में दिखेंगे ज़्यादा क्लियर या फिर राइट में दिखेंगे, ऐसा क्यों। डायफ्राम इज एलिवेटेड, क्या डायफ्राम एलिवेट हो जाएगा लेफ्ट लेटरल चेस्ट एक्सरे में, या फिर लेस एक्सपोजर होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताएंगे। ऑप्शन आपने, जाहिर सी बात है ये सारों मतलब जो क्या होते हैं, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा कि ऑप्शन A हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा ये कैसे पता, हार्ट क्या होता है, अगर जो भी स्ट्रक्चर क्या होगी डिटेक्टर के जितने पास होगी, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस जो होगी वो जितने पास होगी, उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये हो गया, इमेज ये हो गई, इमेज रिसेप्टर, तो उसके पास का क्या होगा, अगर वो पास है तो उसकी क्या होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, कम होगा, ऐसा कुछ जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए। जी हाँ, जो डिटेक्टर के जितना पास उसकी मैग्निफिकेशन उतनी कम होती है, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, एक्सरे हार्ट की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, ऑब्लिक चेस्ट व्यू सो। ऑब्लिक चेस्ट व्यू क्या करता है, शो करता है, रिप्स को करता है, लंग्स अपेक्स को करता है, हार्ट शैडो को करता है, मीडिया स्टेनम रोटेशन को करता है, किसको करता है, ऑब्लिक चेस्ट व्यू किसको करेगा, वो करेगा, जल्दी बताएंगे। ऑब्लिक चेस्ट व्यू शो किसको करेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, मीडिया स्टेनल व्यू को करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 33 पे। 33 में क्या कह रहा है, डेक्यूबिटस चेस्ट इज यूज टू शो। तो डेक्यूबिटस चेस्ट किसके लिए किया जाता है, प्लूरल फ्लूइड के लिए किया जाता है, निमोनिया के लिए किया जाता है, कोलैप्स के लिए किया जाता है, टीबी के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है किसके लिए, डेक्यूबिटस। प्लूरल, प्लूरल एफ्यूजन लिखा हो, प्लूरल फ्लूइड लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए होगा,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं, लॉर्डेटिक चेस्ट प्रोजेक्शन डिमॉन्स्ट्रेट। लॉर्डेटिक जो चेस्ट का प्रोजेक्शन होता है वो किसके लिए किया जाता है, क्या वो एपेक्स ऑफ लंग्स के लिए किया जाता है, बेस ऑफ लंग्स के लिए किया जाता है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल के लिए किया जाता है, डायफ्राम के लिए किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है लॉर्डेटिक जो चेस्ट प्रोजेक्शन होता है वो किसके लिए किया जाता है, एपेक्स ऑफ लंग्स के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, इन एक्सपायरेशन फिल्म डायफ्राम अपीयर्स। तो एक्सपायरेशन फिल्म जब हम लेते हैं तो डायफ्राम कैसा दिखता है, कहाँ पे रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, फ्लैट रहता है, इनविजिबल रहता है। एक्सपायरेशन की कंडीशन में क्या होता है, डायफ्राम जो होगा वो क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। एक्सपायरेशन कर रहे हैं कंडीशन में, तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, पक्का सोच लीजिए। डायाफ्राम जो होगा कॉन्टैक्ट होगा, उसकी वजह से क्या दिखेगा, हाइट पे दिखेगा, हाइट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं सिटी स्कैन पे, जो कि 36 से कितने पे है, 48 तक क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आता है, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में हमारा कि सिटी को किसने डिस्कवर किया, क्या रॉन्जन ने किया, हाउसफील्ड ने किया, एडिसन ने किया, गॉडफ्रे ने किया। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसमें कंफ्यूजन होती है दो जगह, एक हाउसफील्ड में होगी, एक गॉडफ्रे में होगी। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, इसकी डिस्कवरी किसने की, हाउसफील्ड ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ सिटी नंबर इज। तो सिटी नंबर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रॉन्जन होती है, हाउसफील्ड यूनिट होती है, ग्रे होती है, सीवर्ट होती है। क्या होती है, ग्रे किसकी होती है, अब्जॉर्ब डोज की होती है, सीवर्ट किसकी होती है, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज की होती है, हाउसफील्ड यूनिट किसकी होती है, सिटी नंबर की। और रॉन्जन किसका होता है, एक्सपोजर का कन्वेंशनल यूनिट है। और रॉन्जन ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए क्या करा रखी हैं आपको, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में करा रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, मैंने रीजन दे दिया है, बार बार रीजन बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद ही होपलेस सा थोड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि उतना मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। बट करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे सर पे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तब भी अगर 2-4% भी हेल्प कर रही हैं आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें बहुत होंगी। ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ करते रहो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, वाटर का जो सिटी नंबर होता है, वाटर है जो सिटी नंबर, तो वाटर का सिटी नंबर क्या होगा, क्या 0 होगा, क्या 100 + 100 होगा, -100 होगा, या 10 होगा। तो क्या होगा, जल्दी बताएंगे क्या होगा, वाटर का 0 होता है, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, वाटर को ही हमने क्या कर रखा है, सेंटर पॉइंट पे मान रखा है, उसका क्या होता है, 0 होता है। अब एयर का क्या होता है, एयर है सिटी नंबर, तो एयर का कितना होता है, क्या वो 0 होता है, -1000 होता है, +1000 होता है, या -10 होता है। तो एयर का जो सिटी नंबर होता है वो कितना होता है, -1000। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर में क्या कह रहा है, बोन का जो सिटी नंबर होता है वो कितना होता है, बोन है सिटी अराउंड कितना होता है, 500+ होता है, या फिर 1000+ होता है, या फिर 500 होता है, या 0 होता है। क्या होता है, 5000 यहाँ पे मैंने बोला है, उसके लिए सॉरी, 500 है। तो बोन का जो सिटी नंबर होता है वो क्या होता है, +1000 होता है। +1000 तो +3000 देता है। अगर रेंज में देता है तो आप इतना मान सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो कैंसलस बोन होती है, दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम उन्हें एक साथ कह रहे हैं तो बोन ही कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या दे दिया, +1000 दिया है। अगर वो रेंज में देगा +1000 तो 3000, तो हम उस पर मार्क करेंगे। आगे चलते हैं 41 पे क्या कह रहा है, गैनेटरी हाउसेस। तो गैनेटरी हाउसेस में क्या क्या होता है, क्या एक्सेस ट्यूब एंड डिटेक्टर्स होते हैं, क्या ओनली टेबल होती है, कंसोल होता है, या कॉलीमीटर ओनली होता है। तो क्या होगा, जो गैनेटरी होती है हमारी घूमती है सिटी की, उसमें क्या क्या होता है, किस चीज़ का घर होता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे प्लेस होती है, तो वो क्या क्या होती हैं, एक्सेस ट्यूब एंड डिटेक्टर्स होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, पिच इन हेलिकल सिटी रिफर्स टू। जो पिच होती है इन हेलिकल सिटी में, हेलिकल सिटी में पिच किसको रिफर करती है, ट्यूब रोटेशन की स्पीड को रिफर करती है, टेबल मूवमेंट पर रोटेशन को बाय बीम विड्थ को करती है, या फिर स्लाइस थिकनेस को करती है, या केवीपी को करती है। तो किसको करती है, जल्दी बताएंगे। पिच जो होती है वो करती है टेबल मूवमेंट पर रोटेशन को करती है। ठीक है, टेबल मोमेंट पर रोटेशन बीम विड्थ के डिवाइडेड बाय बीम विड्थ को। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में क्या कह रहा है, स्लिप रिंग इज यूज्ड इन। तो जो स्लिप रिंग होती है वो कहाँ पे यूज होती है, कन्वेंशनल सिटी में यूज होती है, स्पायरल सिटी में यूज होती है, पेट सिटी में यूज होती है, एमआरआई में होती है। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है, बिना किसी क्या करते हैं,
बैक आए हुए या बिना किसी लिमिटेशन के क्या करती है, नेट्री को रोटेट करने देती है, जिससे क्या होता है हमारा स्कैनिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है, वो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो कि कहाँ पे यूज होती है, स्पाइरल सिटी में यूज होती है। ठीक है, कन्वेंशनल सिटी में ये नहीं थी, इसीलिए क्या होता है, पहले जो सिटी थी मशीन कन्वेंशनल वाली, उसमें टाइमिंग हमें क्या लगता था, ज़्यादा लगता था, क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन के बाद फिर से क्या होना पड़ता था, अपने इनिशियल पोजीशन पे पहले फिर आना पड़ता था, फिर से रोटेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी की होने की वजह से वो पूरा रोटेट हम कर सकते हैं। लेकिन पहले वाली जो टेक्नोलॉजी में था, वो पहले यहाँ से यहाँ तक जाओ, फिर वापस आओ, फिर से जाओ दूसरे स्कैन में। ठीक है, दूसरा स्कैन लेने के लिए फिर से जाना पड़ता था वापस, इसलिए क्या लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन अब क्या, स्लिप रिंग है तो घूमते रहो, ऐसे ऐसे घूमते रहो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, अगर हमें 10 चक्कर घूमना है तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी घूम लेंगे। ठीक है, उससे हमारा स्कैनिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, सिटी डिटेक्टर्स कन्वर्ट, सिटी डिटेक्टर्स जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको किसमें, इलेक्ट्रॉन को लाइट में कन्वर्ट करता है, एक्सरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, हीट को एनर्जी में करता है, साउंड को करंट में करता है। तो किसको किस में करतेगा, एक्सरे को करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम यूज्ड इन सिटी। तो जो रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम होता है वो सिटी में कहाँ यूज किया जाता है, किस फॉर्म में यूज किया जाता है, क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरीके से किया जाता है, बैक प्रोजेक्शन की हेल्प से किया जाता है, या सबट्रैक्शन की हेल्प से किया जाता है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की मतलब हेल्प से किया जाता है। तो किसकी वजह से जो रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं सिटी में, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है किसके द्वारा, बैक प्रोजेक्शन के द्वारा। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा एमआरआई में होता है, सबट्रैक्शन होता है डीएसए में, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि मास्क फिल्म को क्या करते हैं, कहाँ से रिड्यूस करते हैं, अनमास्क से ना, ऐसा कुछ कि मास्क फिल्म किसे कहते हैं, एक होती है मास्क फिल्म, एक होती है कंट्रास्ट फिल्म। तो कंट्रास्ट फिल्म में से हम क्या करते हैं, मास्क फिल्म को रिड्यूस करते हैं, यानी मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें इमेज मिलती है वो क्या होती है, डीएसए की इमेज होती है, जिसमें क्या होता है, वेसल्स फील्ड होते हैं कंट्रास्ट से। तो हमें सिर्फ क्या दिखते हैं, वेसल्स दिखते हैं, जो बोन का बैकग्राउंड होता है वो रिमूव हो जाता है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, डिस्प्ले से रिलेटेड चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, हाउसफील्ड यूनिट जो होती है वो फैट की कितनी होती है, -100 होती है, +100 होती है, या 1000 होती है, प्लस या -1000 होती है। तो क्या होती है, फैट की अराउंड क्या होती है, -100 होती है। वैसे -90 होती है, बट अगर यहाँ पे 90 नहीं दिया है तो हम अबाउट मान के क्या चलेंगे, जो ऑप्शन मोर करेक्टर दिखेगा उसको हम मान के चलेंगे, क्योंकि -100 के नियर अबाउट और कोई वैल्यू दी नहीं है, तो हम किस पे चले जाएंगे, 1 पे जाएंगे, यानी ऑप्शन ए पे चले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, कंट्रास्ट यूज इन सिटी। तो सिटी में जो कंट्रास्ट होता है यूज, वो क्या होता है, बेरियम होता है, आयोडीनेटेड होता है, एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या होता है वो कंट्रास्ट जो सिटी में यूज होता है वो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया होता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं इस 48 पे। 48 में क्या कह रहा है, स्काउट व्यू इन सिटी आल्सो कॉल्ड। जो स्काउट व्यू होता है सिटी में वो क्या कहलाता है, लोकलाइजर कहलाता है, स्कैनोग्राम कहलाता है, टोपोग्राम कहलाता है, ऑल ऑफ दी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जल्दी बताएंगे। तो हम लोकलाइजर भी कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मशीन होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम से होते हैं, स्कैनोग्राम भी कहते हैं, टोपोग्राम भी कहते हैं। जो हमने क्या किया है कि हम सिर्फ एनाटॉमी और सेंटरिंग अपनी सारी चीज़ें पेशेंट पोजीशन को देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि कौन से पार्ट का हमें स्कैन करना है, वो सारी चीज़ें प्लेसमेंट देखने के लिए कि सही सारी चीज़ें प्लेसमेंट हुई हैं कि नहीं, उसके लिए जो करते हैं हमारी इमेजिंग एग्जामिनेशन से पहले वाली जो इमेजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्काउट व्यू कहते हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, लोकलाइजर के नाम से भी जानते हैं, स्कैनोग्राम के नाम से भी जानते हैं, और टोपोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला पार्ट है अल्ट्रासाउंड का, जो कि 49 to 60 है, यानी हमारे इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 11 क्वेश्चन होने वाले हैं। 11 यानी मान के चलिए 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 48 यानी 49 to 60 क्वेश्चन। तो अब पूछ रहा है कि अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी यूज इन मेडिकल इमेजिंग। तो मेडिकल इमेजिंग में जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो कितनी होती है, 1 to 15 मेगाहर्ट्ज होती है, या 15 to 30 मेगाहर्ट्ज होती है, या 100 to 200 मेगाहर्ट्ज होती है, या ग्रेटर देन 1 मेगाहर्ट्ज या लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज यूज होती है। तो कितनी होती है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसके आसपास की वैल्यू को देखिए, तो उसके आसपास की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 to 15 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, क्या क्वार्ट्ज के द्वारा दिखाया जाता है, लेड जर्कोनेट टिंटेड के द्वारा दिखाया जाता है, सेलेनियम के द्वारा दिखाया जाता है, सीजीएम के द्वारा दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में दिखेगा, लेड जर्कोनेट टिंटेड में, यानी पीबीजेड। ये हो गया लेड, ये हो गया जर्कोनेट, तो क्या कहलाएगा ये, लेड
जर्कोनेट या लेड जर्कोनेट टिंटेड। टिंटेड का मतलब होता है ये टिंट किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टिंट। टाइटेनेट है, सॉरी टाइटेनेट, ठीक है, लास्ट में टाइटेनियम जुड़ा होता है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, टाइटेनेट कहते हैं, ठीक है। तो लेड जर्कोनेट जो होता है वो हमारा क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली में यूज हो रहा है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के तरफ पे, जो तरफ से मतलब की तरह जो दिखाता है हमें क्या, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया इस मटेरियल को, तो इस मटेरियल में जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, ठीक है। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है इस मटेरियल के, इस क्रिस्टल के अंदर, जिसकी वजह से क्या करता है, एक अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है इधर से, तो इधर एक क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, साउंड के फॉर्म में क्या करेगा, जनरेट करेगा एनर्जी को, जो क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, या वाइस वर्सा। या अगर हमने साउंड को अप्लाई किया तो ये इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, किसके द्वारा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के द्वारा। कंप्रेशन का मतलब होता है कि ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, यानी ये इसकी अपने वॉल्यूम को अपने कम कर लेता है, प्रेशर बढ़ जाता है, कम वॉल्यूम को कम कर लेता है। और एक्सपेंशन का मतलब होता है कि ये बढ़ जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या करता है, जनरेट करता है वाइब्रेशन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको मेजर करके आगे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, ए मोड रिप्रेजेंट, ए मोड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को, एरिया को, एंगल को, एटेन्युएशन को, किसको करता है, ए मोड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एम्पलीट्यूड को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, एम्पलीट्यूड जो होता है इस फॉर्म में होता है डॉट, मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड मोड हो गया। मान लीजिए ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है, ये हमारी डेप्थ हो गई। तो इसको जो हमने फ्रिक्वेंसी जितनी दी उसके हिसाब से जो हमारा क्या गया, डेप्थ हमारी पेनिट्रेट किया अल्ट्रासाउंड ने, तो उसको जो हम मेजर करते हैं उससे क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मोड में करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 52 में। 52 में बी मोड स्टैंड फॉर, तो बी मोड का स्टैंड मतलब बी मीन्स क्या होता है यहाँ पे, क्या ब्राइटनेस होगा, क्या बीम होगा, क्या बैंडविड्थ होगा, या बेस होगा, तो क्या होगा, बी फॉर ब्राइटनेस होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, एम मोड इज यूज्ड फॉर, तो एम मोड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्या वो ऑबस्टिक्स के लिए यूज होता है, या कार्डियोलॉजी के लिए यूज होता है, या मस्कुलो स्केलेटन के लिए यूज होता है, या एब्डोमेन के लिए यूज होता है। तो किसके लिए यूज होता है एम मोड, एम मोड यानी मोशन मोड। एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मोशन मोड। तो मोशन कहाँ पे होती है, प्रायरली, क्या वो ओबस्टिक्स में होगी, कार्डियोलॉजी में होगी, या मस्कुलोस्केलेटल में होगी, एब्डोमेन में होगी। तो होती तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हर कहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कार्डियोलॉजी में होती है। तो मोशन मोड जो होती है हार्ट की, क्या हार्ट को मेजर करने के लिए, हार्ट की रेट को मेजर करने के लिए, हार्ट को देखने के लिए जो हम यूज करते हैं मोड को, उसको हम क्या कहते हैं, एम मोड कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉपलर जो प्रिंसिपल हो, डॉपलर अल्ट्रासाउंड का जो प्रिंसिपल है, या डॉपलर प्रिंसिपल है, वो किस पे डिपेंड करता है, साउंड के रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पे करता है, या फिर एम्पलीट्यूड चेंज पे करता है, या रिफ्लेक्शन पे करता है। तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे, वो किस पे करेगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, किस पे करेगा, ऑप्शन बी पे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, जिसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डॉपलर शिफ्ट क्या होता है कि मतलब जैसे कि क्या होती है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी हो गई या रिफ्लेक्ट बैक वाली फ्रिक्वेंसी हो गई जो हमने दी, यानी ये पहले इंटरेक्शन से पहले वाली फ्रिक्वेंसी थी, और ये इंटरेक्शन के बाद आने वाली फ्रिक्वेंसी है। यानी ये हमारा क्या है, कोई सबस्टेंस है, कोई टारगेट है, उस पर हमने भेजा इस फ्रिक्वेंसी को, और फिर ये ट्रांसमिट होके मतलब इको बैक इसका आ रहा है, इको जिसे कह रहे हैं, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो अंतर होगा, यानी इसको हमने भेजा था 10 मेगाहर्ट्ज की, और आ रही है 8 मेगाहर्ट्ज की। तो जो हमने क्या किया, 10 माइनस हमने कर दिया 8 को, यानी 2 मेगाहर्ट्ज का जो डिफरेंस है, या यही क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, डॉपलर और डॉपलर अल्ट्रासाउंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, कॉमन जो होता है जेल यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड इज, तो कॉमन जेल जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैचिंग जेल कहते हैं, वो क्या होता है, ऑयल के फॉर्म में यूज होता है, वाटर बेस्ड होता है, अल्कोहल होता है, ग्लिसरीन होती है। जल्दी बताएंगे, कॉमन जेल जो होती है वो क्या होती है, जिसे कपलिंग जेल भी कहते हैं, तो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है वाटर बेस्ड कपलिंग जेल होता है, ठीक है। तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, इकोजेनिक मीन्स क्या होता है, इकोजेनिक मीन्स क्या होता है, इको को जनरेट करने वाले को तो इको मीन्स क्या, इकोजेनिक ही कहेंगे ना।
क्या वो ऑप्शन बी होगा, क्या वो सी बी होगा, क्या वो डी होगा, क्या वो सॉरी ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। यानी नो रिफ्लेक्शन, फ्लूइड, डार्क एरिया, ब्राइट एरिया। इकोजेनिक का मतलब क्या है, जहां से इको हमको मिल रही है, अगर सिग्नल जहां से मिलेगा तो वो क्या एरिया डार्क होगी, क्या वहां पे फ्लूइड होगा, फ्लूइड से क्या हमें इकोजेनिसिटी मिलती है, नो रिफ्लेक्शन। नो रिफ्लेक्शन आएगा तो वो तो डार्क ही एरिया के बराबर हुआ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्राइट एरिया इको जो वहां से मिलेगी हम उसको क्या कहेंगे, इकोजेनिक कहेंगे, ठीक है, इकोजेनेसिटी कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहे हैं, एनेकोइक मीन्स क्या होता है। एनेकोइक मीन्स क्या होता है, नो इको, ब्राइट, रिफ्लेक्टिव, कैल्सिफाइड इको, ठीक है। तो एन इकोइक का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इको का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमें सिग्नल मिल रहा था, इको मिल रही थी, वो क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नो इको। 57 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो इको, जो कि कहाँ से आता है, फ्लूइड से। फ्लूइड से कोई इको हमें नहीं मिलता है। अगर इकोजेनिसिटी की बात होगी तो वो ब्राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। हाइपर इकोइक का मतलब होता है जहां से सिग्नल क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या डार्क एरिया, डार्क को हम कहेंगे हाइपर इकोइक, लेस इको को कहेंगे, ब्राइट को कहेंगे, या नो सिग्नल को कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, ए या बी या सी या डी, क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट। हाइपर इकोइक का मतलब ज्यादा ब्राइट दिख रही है वो चीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, अल्ट्रासाउंड प्रोब फ्रीक्वेंसी फॉर एब्डोमेन। तो अल्ट्रासाउंड प्रोब जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो प्रोब की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड में वो एब्डोमेन के लिए कितनी यूज की जाती है। 2 to 5 मेगाहर्ट्ज यूज होती है, 7 to 10 मेगाहर्ट्ज होती है, 12 to 15 मेगाहर्ट्ज होती है, 20 मेगाहर्ट्ज होती है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या है रिलेशन है, अगर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा। बट हमारी क्या है, पेनिट्रेशन जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अगर हमें डेप्थ में इमेजिंग करनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम फ्रीक्वेंसी का प्रोब यूज करना पड़ेगा। जैसे लीनियर जो प्रोब होता है वो सरफेस की हमारी स्टडी के लिए होता है, तो वहाँ पे क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, रेजोल्यूशन हमें बढ़िया मिलेगा, बट डेप्थ हमें नहीं मिलेगी इमेजिंग में। और एब्डोमेन का जो होता है वो बीच का होता है, यानी बीच इन द सेंस क्या होता है कि बराबर होता है, ना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है ना ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी का होता है। तो अब तक आपने आंसर कर दिया होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 to 5 मेगाहर्ट्ज होता है। वहीं पे अगर क्या करें कि लीनियर में जो यूज होता है 7 to 10 मेगाहर्ट्ज होता है, वो यूज होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे रिजोल्यूशन को बढ़ाता है, लेकिन सरफेस की स्टडी के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट इज बेस्ड ऑन। जो अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, साउंड एटेन्युएशन पे बेस्ड होता है, अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफरेंस पे बेस्ड होता है, फ्रीक्वेंसी पे होता है, रिफ्लेक्शन इको पे होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट जो होता है वो साउंड से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, साउंड एटेन्युएशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, एटेन्युएशन हमारा जो होगा वो एक्सरे में होता है, ठीक है। एटेन्युएट जो करता है वो एक्सरे में करता है। हमारे एमआरआई में भी मैग्नेटिक फील्ड को एटेन्युएट नहीं करता है वो, ठीक है, एनहेंस ही करता है वो। टी वन टाइम को शॉर्ट कर देता है, टी2 को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या मिलता है हमें, सिग्नल टी1 का ज़्यादा मिलता है कंपेरेटिव टू टी2 का। तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो होती है टी1 की वो बढ़ जाती है, टी2 की घट जाती है। तो इसी की वजह से वहाँ पे हमें टी1 जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें ब्राइटर दिखने लगती है। कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर होता है टी1 का वो यहाँ पे ज़्यादा शो होने लगता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एटेन्युएशन नहीं होता है। एटेन्युएशन सिर्फ हमारा एक्सरे में होता है, वहाँ पे एक्सरे को एटेन्युएट करके यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कॉस्टिक जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है, यानी कॉस्टिक डिफरेंस का मतलब होता है कि डेंसिटी जो होती है साउंडली उसके लिए डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है हमारे साउंड का, वो क्या होता है, डिफर करता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ मोस्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इको मिलती है। वही इको जो होती है हमें सिग्नल को इनहेंस करती है। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफरेंस की वजह से हो जाएगा। तो आज के लिए सॉरी, जो भी चीज़ें हैं मैंने उतनी अच्छे से नहीं कवर किया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और कल भी एक आपकी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए कल भी एक सेशन नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर था, जिसकी वजह से मैंने आज इसको जल्दी में चीज़ें में करवा दिया है। तो आप देख लीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा 2 से 4%, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा भी हेल्प होती है, अगर 1% की भी हेल्प होती है तो वो बहुत है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होता है ना, कभी कभी वो 1 to 2% की वजह से ही रुकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि जो मैंने प्रॉमिस किए हैं, जो चीज़ें अपने आप से मैंने कर रखी हैं, वो मैं पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए सॉरी, उतने चीज़ों करवाने की जो भी हैं चीज़ें आप देखिएगा। अगर आपको समझ में आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो मैं फिर से इसको करवा दूंगा, इस सेशन से बेहतर करवाऊंगा।
आने वाले समय में जब भी मुझे समय मिलता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग सेशन रिगार्डिंग एनी रेडियोग्राफी एग्जाम। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स ज्वाइन एंड फॉलो टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना पहले, वीडियो को फिर लाइक करनी है, शेयर भी कर देनी है अगर आपको आपकी इच्छा है तो, सपोर्ट करना है इस तरीके से आपको। और आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आपको गिफ्ट भी मेरे तौर पे जो भी छोटा बड़ा हो सकता है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए वो भी प्लान किया जा रहा है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आती रहेंगी, आपके फेवर की सारी चीज़ें सोची जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डाले ऐसा चीज़ें कराई जाएंगी, ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसी कभी चीज़ें नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए संतुष्ट हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।